अच्छा जी। बच्चों आज हम लोग एएस फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट की बात शुरू करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज आवर टॉपिक। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे और इसको जो है कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर सकें जितने हद तक हम लोग कर सकते हैं। अच्छा जी बेटा, करंट हमारे पास जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। ओ लेवल्स में ये बात पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमारे पास करंट जो है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो की, कितनी तेजी से करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। बेटा अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें तो हमेशा वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल्स। डायरेक्ट करंट बेटा वो करंट जो एक डायरेक्शन में फ्लो करे, ऑल्टरनेटिंग करंट जो बोथ डायरेक्शंस में फ्लो करता है। ये सब ओ लेवल्स की बातें थी। हमारे पास वोल्टेज जो क्या होता है भाई, एनर्जी दैट अ कूलम चार्ज हैज इन अ सर्किट, ये सब चीजें हम लोग ओ लेवल्स में पढ़ते थे। बात को हम शुरू करते हैं बेटा ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या कहता था कि अगर हमारे पास कोई चीज जिसकी लेंथ, एरिया और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, उस सूरत में वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास करंट के। तो हमारे पास इसी बात से हमारे पास ओम्स लॉ स्टेट्स दैट voltage is directly proportional to the current provided that the area, temperature and length of the conductor remains constant. Well, moving forward हमारे पास resistance का concept था। resistance was a ratio of voltage to current। ये चीज़ हम ओ लेवल्स में पढ़ चुके हैं। हमारे पास दुनिया में बेटा दो तरीके के कंडक्टर्स होते थे। एक हमारे पास ओमिक कंडक्टर्स होते थे और सेकंड हमारे पास होते हैं बेटा नॉन ओमिक कंडक्टर्स। अगर ओमिक कंडक्टर्स की बात करें तो ओमिक कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। ओमिक कंडक्टर्स की हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहती है। मतलब इसका वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक हो गया जी। हमेशा वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता था। ओमिक कंडक्टर्स हमारे पास सारे फिक्स रेजिस्टर्स और सारे के सारे मेटल्स एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमारे पास ओम्स लॉ फॉलो कर रहे होते हैं। नॉन ओमिक कंडक्टर्स की बेटा जब हम लोग बात करते हैं तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स में हम लोग पहली बात थर्मिस्टर की करते हैं। थर्मिस्टर हमारे पास एक डिवाइस होती थी जिसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। थर्मिस्टर इज अ नॉन ओमिक कंडक्टर, इज अ डिवाइस हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। आसान लफ्जों में इसका वोल्टेज करंट का जो रेशियो है हमारे पास ये कम होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है। बेटा ओ लेवल्स की हद में हम लोग क्या बोल देते थे कि भाई क्योंकि वोल्टेज करंट का ग्रेडियंट कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस जो है हमारे पास कम हो रही है। बेटा एएस लेवल पे आप कभी भी ग्रेडियंट की टर्म्स नहीं यूज करते, ग्रेडियंट की टर्म को कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। वी सिंपली से कि हमारे पास वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है दैट इज डिक्रीजिंग। हमारे पास अगर मेरे पास पॉइंट ए, बी और सी है तो पॉइंट ए पे हमारे पास वी कैन से कि पॉइंट ए पे मेरे पास लाइन की स्टीपनेस ज्यादा है, पॉइंट बी पे लाइन की स्टीपनेस कम है, दैट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, एंड पॉइंट सी पे लाइन की स्टीपनेस सबसे कम है। देयरफॉर जो पॉइंट ए है इसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है एंड देयरफॉर आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। वोल्टेज करंट का रेशियो एट दैट पॉइंट इज डिक्रीजिंग। अगर बेटा मैं इसी का आईवी ग्राफ बनाऊं तो ओ लेवल्स में ये बात भी की थी कि हमारे पास इफ देयर इज एन आईवी ग्राफ तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो होती है दैट इज बेसिकली वोल्टेज अपॉन करंट। अगर मैं आई अपॉन वी करूं तो दैट विल गिव अस 1 अपॉन रेजिस्टेंस। देयरफॉर आईवी ग्राफ में जितना ज्यादा ग्रेडियंट होगा उतनी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है जी। और जितनी कम ग्रेडियंट होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। स्टार्टिंग ऑफ मैं कह सकता हूं कि भाई ए पॉइंट पे हमारे पास रेजिस्टेंस जो है मैक्सिमम है, बी पॉइंट पे रेजिस्टेंस कम हो गई है और सी पॉइंट पे रेजिस्टेंस और ज़्यादा कम हो गई क्योंकि रेशियो ऑफ आईवी ग्राफ जो है इंक्रीज हो रहा है। देयरफॉर वी आई ग्राफ का रेशियो, वोल्टेज टू करंट का रेशियो डिक्रीज हो रहा है, इट्स रेसिप्रोकेट ऑफ दैट। और हमारे पास रेजिस्टेंस भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है।
ये हम लोगों ने बेटा एएस लेवल में ये यहाँ तक बात समझी। मूविंग फॉरवर्ड बेटा, अगला कंडक्टर जो हमारे पास हम बात कर रहे होते हैं दैट्स अ फिलामेंट लैम्प। फिलामेंट लैम्प हमारे पास इज अ कंडक्टर जिसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी इसकी बढ़ती है। फिलामेंट लैम्प का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस इसकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। देयरफॉर इसका वोल्टेज करंट ग्राफ का रेशियो बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज अ रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट। अगर वोल्टेज और करंट का ग्राफ का रेशियो बढ़ेगा इसका मतलब हमारे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। फिर वही बात है कि ग्रेडियंट की टर्म यूज नहीं करनी, ओ लेवल्स में हम ये बात कर लिया करते थे, बट पॉइंट ओरिजिन से ए पे द स्लोप इज, जिसे कहते हैं इस ग्राफ की स्टीपनेस कम है, इस लाइन की स्टीपनेस थोड़ी ज़्यादा है और सी की स्टीपनेस सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब रेजिस्टेंस सी पे सबसे ज़्यादा है। एज रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट इज इंक्रीजिंग, hence the resistance is also increasing for this specific filament lamp. मूविंग फॉरवर्ड बेटा, अगर मैं इसी का आईवी ग्राफ बनाता, करंट वोल्टेज ग्राफ बनाऊं, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि भाई हमारे पास 3 पॉइंट पे स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि रेजिस्टेंस आईवी ग्राफ में जितनी ज़्यादा स्टीपनेस होती है उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि इस पॉइंट पे, अगर मैं इस पॉइंट को आप लोगों की आसानी के लिए पॉइंट ए का नाम दूं, पॉइंट ए पे ओरिजिन से स्टीपनेस मैक्सिमम है, पॉइंट बी पे द स्टीपनेस इज अ लिटिल लोअर एंड पॉइंट सी पे द स्टीपनेस इज मच लोअर एज कंपेयर टू पॉइंट ए। देयरफॉर जब आईवी ग्राफ का रेशियो बढ़ रहा होता है या सॉरी कम हो रहा होता है तो उसकी जगह पे वी आई ग्राफ का रेशियो इंक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि दे आर रेसिप्रोकेट और देयरफॉर पॉइंट सी पे जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और पॉइंट ए पे जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगी बेटा, मिनिमम होगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं बेटा, जो थर्ड हमारे पास कंपोनेंट है दैट्स डायोड। जो डायोड है हमारे पास बेटा, इसका हमारे पास दिस साइड इज नोन एज एन एनोड एंड दिस साइड इज नोन एज अ कैथोड। इस डायोड में हमारे पास डायोड कैन बी अ फॉरवर्ड बायस डायोड एंड इट कैन बी अ रिवर्स बायस डायोड। इफ दिस साइड इज कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव टर्मिनल, इस सिचुएशन में द डायोड इज कंसिडर्ड टू बी अ फॉरवर्ड बायस्ड एंड दिस केस सिनेरियो इट ऑफर्स very low resistance and the current flows smoothly. This is a forward bias. O levels में हम क्या पढ़ते थे, डायोड ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, इट अलाउस करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। तो ये जो फॉरवर्ड बायस है ये वो कंडीशन है कि भाई हमारे पास करंट दैट वन डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इफ फॉर एग्जाम्पल इफ आई फ्लिप द टर्मिनल्स, मैं नेगेटिव को इधर और पॉजिटिव को इधर कर दूं, तो दिस बिकम्स अ रिवर्स बायस डायोड। ये हमारे पास एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसके सिनेरियो में कोई करंट हमारे पास फ्लो नहीं कर रहा होता। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं बेटा, तो हमारे पास इसका जो वी आई ग्राफ है, करंट वोल्टेज ग्राफ है, वोल्टेज करंट ग्राफ है सॉरी, हमारे पास डायोड का वी आई ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। इस चीज़ को बेटा गौर से समझिएगा एक सेकेंड। हमारे पास बेटा डायोड का जो करंट वोल्टेज ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है सॉरी, कि हमारे पास इस सिचुएशन में जब थिंग इज दैट कि इट्स अ ग्राफ दैट्स गोइंग अपवर्ड्स, ये ग्राफ बिल्कुल यहाँ पे एक्स एक्सिस से मिल जाता है, देन इट गोज लाइक दिस। तो हमारे पास दिस इज अ पॉइंट वेयर करंट इज जीरो, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज करंट ग्राफ का रेशियो जीरो है। इन दिस सिचुएशन दिस ग्राफ प्रोवाइड्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड इट्स द केस वेयर द ग्राफ इज रिवर्स बायस्ड। बट लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास ग्राफ जब यहाँ जा रहा है तो ये फॉरवर्ड बायस डायोड है, इसमें हमारे पास जो है रेशियो ऑफ आई वी इंक्रीज हो रहा है, देयरफॉर वोल्टेज करंट का रेशियो डिक्रीज हो रहा है और रेजिस्टेंस इज ऑल्सो जो है हमारे पास डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई द करंट इज फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है और करंट कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहा है। होप दिस इज क्लियर बेटा। कोई प्रॉब्लम हो यू कैन मेल मी एज वेल, आप लोगों की मैं मसले हल कर दूंगा सारे। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मूविंग फॉरवर्ड बेटा, हमारे पास एक सवाल आ जाए कि एट विच पॉइंट द रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम और एट विच पॉइंट द रेजिस्टेंस इज मिनिमम। याद रखिएगा बेटा, आईवी ग्राफ में अगर आईवी ग्राफ का रेशियो बढ़ रहा है, आईवी ग्राफ रेशियो इज इंक्रीजिंग, जितना ज़्यादा रेशियो होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी और जितनी कम स्टीपनेस होगी
उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व पॉइंट ए बी सी डी है। मैं एक बार फिर लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि कॉन्सेप्ट्स थोड़े से बेहतर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव गॉट दिस 4 पॉइंट्स, मैं पॉइंट ए से अगर बनाना शुरू करूँ तो हमारे पास ये स्टीपनेस आती है लाइन की। पॉइंट बी पे स्टीपनेस कुछ इस तरीके से आती है। पॉइंट बी पे द स्टीपनेस इज लाइक दिस एंड द पॉइंट बी द स्टीपनेस इज लाइक दिस। यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व, मैं भी देख सकता हूँ कि हमारे पास जो पॉइंट ए है इसकी स्टीपनेस सबसे कम है। तो स्टीपनेस सबसे कम है मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, एंड पॉइंट बी की स्टीपनेस हमारे पास सबसे ज़्यादा है, देयरफॉर रेजिस्टेंस इज मिनिमम एट दिस पॉइंट। बेटा याद रखो, ये लाइन को स्ट्रेच कर दिया करो बेटा, ये सबसे ज़्यादा आगे जा रही है और ये सबसे ज़्यादा पीछे रह रही है, तो बेटा ये हमारे पास सबसे कम स्टीपनेस है और ये सबसे मैक्सिमम स्टीपनेस है। इस बात को जहन में रखना बेटा, लाइन का छोटे बड़े होने से कोई मैटर नहीं करता, स्टीपनेस से मैटर करती है रेजिस्टेंस। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास चंद एक 3 फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर को इफेक्ट कर रहे होते हैं बेटा। अगर बेटा हम लोग एक बात करें वायर की लेंथ से, या हमने ओ लेवल्स में ही पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा लेंथ ऑफ द वायर से। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी वायर की उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया की। जब मैं इन दो चीज़ों को मिलाता था तो मैंने कहा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, तो मैं यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड करूँगा। दैट कांस्टेंट कैन बी एनीथिंग। इन दिस केस दैट कांस्टेंट इज कंसीडर्ड टू बी रेजिस्टिविटी, दैट इज डिनोटेड बाय रो। रो वही डेंसिटी वाला सिंबल है, बट रेजिस्टिविटी के लिए भी यूज सिमिलर सिंबल, एंड दिस रेजिस्टिविटी इज द कांस्टेंट इन द रिलेशनशिप ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ अ वायर। बेटा हमारे पास रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट जो होता है दैट्स ओम्स पर मीटर। ठीक है जी, कैसे होता है बेटा? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैं रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट बनाऊं तो रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम्स, एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स, देयरफॉर द रेशियो और द आंसर बिकम्स ओम्स मीटर, एंड रेजिस्टिविटी इज डिनोटेड बाय द ऐसा यूनिट ऑफ ओम्स मीटर। याद रखिएगा बेटा, रेजिस्टिविटी जो होती है प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। ठीक है जी, हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल इज सेड टू बी इक्वल ऑफ इट्स रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड दैट कि उस मटेरियल की लेंथ उस वक्त यूनिट हो। फॉर एग्जांपल अगर एक मटेरियल की यूनिट लेंथ है और उसका यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो रेजिस्टेंस जो होगी वो उस केस में इक्वल होगी किस चीज़ के? रेजिस्टिविटी के। तो ये बेटा रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन है। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज सेड टू बी इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस provided that the material is of a unit length and offers the unit cross sectional area। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। अगर ये 1 और 1 कर दो, देयरफॉर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। दैट्स व्हाट द डेफिनेशन स्टेट्स। अच्छा जी बेटा, एक छोटी सी टर्म कंडक्टिविटी की, दैट इज डिनोटेड बाय अ सिग्मा। ये हमारे पास कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज बेसिकली द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर मैं रेजिस्टिविटी का इन्वर्स कर दूं, दैट बिकम्स लेंथ ओवर रेजिस्टेंस अपॉन एरिया, क्योंकि रेजिस्टिविटी हमारे पास आर ए अपॉन एल थी, तो रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, दैट्स एल ओवर आर ए, एंड दिस कंडक्टिविटी इज गिवन बाय द ऐसा यूनिट ओम्स -1 एंड मीटर्स -1। आसान लफ्जों में बेटा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओम मीटर टू द पावर ऑफ -1। ठीक है जी, 1 अपॉन ओम मीटर, यू कैन ऑल्सो से दैट। तो ये हमारे पास कंडक्टिविटी होती है। दैट्स लॉट ऑफ थ्योरी। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद अ बेसिक एग्जांपल। हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। मैं कहता हूँ बेटा हमारे पास जो है एक सिलेंडर, एक वायर है दैट ऑफर्स द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर व्हेन द लेंथ इज डबल्ड एंड द वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर बेटा एक क्वेश्चन पूछता है आपके पास, लेट्स डू दैट, लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। मैं एक बात कहता हूँ भाई कि मेरे पास जो वायर है उसकी मैंने लेंथ डबल कर दी है और क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ कर दिया है। शुरू में इसकी रेजिस्टेंस कितनी थी हमारे पास? 10 ohms थी। अच्छा जी, अगर मैं एक बात कहूँ कि रेजिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि मटेरियल है, मैं इसकी लेंथ जो है डबल कर देता हूँ। ठीक है जी, एंड हमारे पास लेंथ इज डबल एंड द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है जी, वॉल्यूम्स हमारे पास अनचेंज है। बेटा बात को फिर से सुनिएगा,
मैंने क्या बात बोली, सवाल को एक बार फिर से समझते हैं। The wire offers a resistance of 10 ohms. Calculate the resistance of the wire when the length is doubled and the volume remains unchanged. मैं कहता हूँ वॉल्यूम सेम है और मैंने लेंथ डबल कर दी। वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू विड्थ, या तो लेंथ अगर मैं डबल कर रहा हूँ और ब्रेथ इंटू विड्थ मेरे पास एरिया होता है, तो वॉल्यूम सेम रखने के लिए मुझे लाजमी सी बात है क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ करना पड़ेगा अगर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। तो अगर मैं लेंथ डबल कर रहा हूँ, प्रोवाइडेड कि मैं लेंथ डबल कर रहा हूँ और वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली बेटा मुझे एरिया को हाफ करना पड़ेगा, जो अगर मेरा वॉल्यूम सेम है। तो अगर मैं एरिया को हाफ करता हूँ, सो आसान लफ्जों में रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में दैट्स रो एल अपॉन ए, मैं लेंथ को अगर डबल कर दूं और एरिया को मैं क्या कर दूं, हाफ कर दूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू हमारे पास 4 रो एल अपॉन ए, तो रेजिस्टेंस हमारे पास 4 टाइम्स हो जाएगी। देयरफॉर अगर स्टार्ट में क्वेश्चन में ये बात मेंशन की है कि रेजिस्टेंस इज 10 ओम्स, तो इस केस सिनेरियो में 40 ओम्स रेजिस्टेंस ऑफर हो रही होगी। जो कौन ऑफर कर रहा होगा बेटा, ये स्पेसिफिक वायर कर रही होगी जिसकी लेंथ मैंने डबल कर दी और वॉल्यूम सेम रखा। दैट्स बेसिक एग्जांपल। लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 2। हमारे पास इस एग्जांपल में एक कंडक्टर है दैट्स P और एक और कंडक्टर है दैट्स L। ठीक है जी, एक कंडक्टर P का डायमीटर इज गिवन बाय D, इसका डायमीटर D है एंड द लेंथ इज 2L। With the well the material Q is same, so that means resistivity भी सेम रहेगी दोनों चीज़ों की। हमारे पास जो Q है उसकी लेंथ L है एंड द डायमीटर ऑफ दैट Q इज 2D, डबल डायमीटर हो गया। कैलकुलेट करना है बेटा हम लोगों ने करंट का रेशियो, करंट ऑफ P टू करंट ऑफ Q। वेल इफ आई से कि मेरे पास जो है मैंने करंट का रेशियो निकालना है, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ बेटा, हमेशा मैं रेजिस्टेंस का रेशियो निकालता हूँ। याद रखिएगा बेटा, मैं वक्त के साथ साथ समझाता हूँ, मेरी बात सुनिएगा। रेजिस्टेंस ऑफ P जो होगी हमारे पास, रेजिस्टेंस ऑफ P वो हमारे पास होगी रो एल अपॉन ए, और रेजिस्टेंस ऑफ Q भी हमारे पास क्या होगी बेटा, रो एल अपॉन ए। ठीक है जी, मैं इन दोनों का रेशियो निकालना चाहता हूँ रेजिस्टेंस का। हमारे पास लेंथ P की कितनी है बेटा, 2 है। लेट मी ऐड द नंबर्स। लेंथ P की 2 है। अच्छा जी, डायमीटर D है, दैट मीन्स एरिया A रहेगा। अगर मैं डायमीटर डबल करता हूं तो देखो पाई आर स्क्वायर दैट्स पाई D अपॉन 2 होल स्क्वायर। अगर मैं डायमीटर डबल करता हूं बेटा, तो हमारे पास जो एरिया होता है वो 4 गुना इंक्रीज हो जाता है, पाई D स्क्वायर अपॉन 4। तो हमारे पास मैं क्या कहता हूँ बेटा, जब मैं डायमीटर को डबल करता हूँ तो मेरा जो एरिया है वो 4 गुना इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज हो जाता है बेटा, हमारे पास याद रखिएगा इस बात को, एक सेकेंड मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। देखो जी, बेसिकली जो हमारे पास अगर डायमीटर 2 है और एरिया उसका स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि हम लोग रेजिस्टेंस का स्क्वायर कर रहे होते हैं, तो बेटा दैट बिकम्स D स्क्वायर। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं दैट्स 1, और अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं दैट्स 4। तो हमारे पास हमेशा जब भी डायमीटर का 2D लिखा हो दैट मीन्स एरिया विल बी इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4। तो इस केस सिनेरियो में हमारे पास जो एरिया होगा दैट विल बी 4A एंड द लेंथ विल बी L। तो अगर मैं नंबर्स को जस्ट कट इट आउट, एरिया से एरिया, लेंथ से लेंथ, रेजिस्टिविटी से रेजिस्टिविटी, तो हमारे पास क्या आता है भाई, हमारे पास आता है 2 अपॉन 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 4। अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ओ लेवल मैथ्स की फॉर्मूला बेसिकली डिनोमिनेटर नीचे आ गया, दैट्स मल्टीप्लाइड ओवर हियर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ P टू रेजिस्टेंस ऑफ Q का रेशियो आ जाएगा, दैट्स 8:1। इस बात को अपने जहन में रखो बेटा कि हमारे पास रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है दैट इज बेसिकली, अगर मेरे पास रेजिस्टेंस ऑफ P 8 गुना है रेजिस्टेंस ऑफ Q के मुकाबले में, इसका मतलब जो करंट इन P है वो हमारे पास जो है
1:8 के रेशियो से जाएगा। अगर रेजिस्टेंस 8 है, 8 टाइम्स है ऑफ Q, दैट मीन्स द करंट फ्लोइंग इन P विल बी जस्ट 1 as and the current flowing in Q will be 8 times, क्योंकि the resistance of Q is 1 as compared to resistance of P। तो जितनी कम रेजिस्टेंस होती है करंट उतना ज़्यादा फ्लो करता है। तो द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑलवेज द इनवर्स ऑफ द रेशियो ऑफ करंट, और यू कैन से द रेशियो ऑफ द करंट इज इनवर्स ऑफ द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस। आई होप दिस इज क्लियर। दूसरे पार्ट में क्या बोलता है बेटा, हमें वोल्टेज चाहिए P टू द वोल्टेज Q। बेटा both of these conductors are connected in parallel. We know that in parallel the voltage remains same। तो इस बात को जहन में रखना बेटा कि बी पार्ट में इन पैरेलल वोल्टेज जो होता है वोल्टेज रिमेन्स सेम। तो हमारे पास रेशियो वोल्टेज का 1:1 का ही आएगा। दोनों कंडक्टर्स में हमारे पास सिमिलर वोल्टेज जा रहा होगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हमारे पास दो चीजें हैं, दिस इज कॉपर एंड दिस इज मटेरियल ऑफ स्टील। कॉपर की लेंथ इज 2L एंड द लेंथ ऑफ स्टील इज L। द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज 3R and the resistance of steel is R। The resistivity of copper is given by rho and the resistivity of steel is given by 2 rhos। Sorry। Calculate the diameter of copper to the diameter of steel। Basically हम लोगों ने diameter of copper to diameter of steel की क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। Let's make it simpler। हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है दैट इज रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू या रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू resistance is equals to rho L upon A। Okay, and this is for copper and let's do it for steel over here। ये कॉपर के लिए कर रहा हूँ या स्टील के लिए करता हूँ। दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू rho L upon A। ठीक हो गया जी। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस 3 टाइम्स है तो हमारे पास अगर रेजिस्टिविटी इज ऑफ कॉपर, कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है दैट इज रो। हमारे पास कॉपर की रेजिस्टिविटी इज रो। द लेंथ ऑफ द कॉपर वायर इज 2L and the cross sectional area is given by pi, diameter of copper squared over 4। क्यों भाई, आसान लफ्जों में पाई आर स्क्वायर होता है, so that becomes pi d upon 2 whole squared। so basically that becomes pi d copper squared upon 4। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अगर मैं यही काम स्टील के लिए करता हूँ तो रेजिस्टेंस will be equal to 2 rho L upon pi ds square upon 4, क्योंकि हमारे पास सिमिलर एरिया यूज कर रहे हैं। अच्छा जी बेटा, बात को समझेंगे। अगर मैंने यहां तक कोई मसले की बात नहीं, लेट्स कट इट आउट। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स 2 रो L अपॉन पाई डी एस होल स्क्वायर अपॉन 4 और इज इक्वल्स टू रो 2L अपॉन पाई डी सी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसको बेटा मैं जरा रब कर रहा हूँ बेटा, फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा हमारे पास तो ये आ जाएगा बेटा 3 ओवर डी एस स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 ओवर, यार एक मिनट, ये जो है जगह कम पड़ रही है। मैं एक काम करता हूँ, इस सवाल को जो है एक बार फिर से आप लोगों के लिए ऐसे करता हूँ कि जो है
कंप्लीट हो जाए और समझ आ जाए। ठीक हो गया जी? ओके बेटा, हमारे पास वेरी इजी वर्ड जो है कॉपर की जो रेजिस्टेंस है इन द क्वेश्चन इट इज गिवन बाय 3R। ठीक है जी? 3R कॉपर की रेजिस्टेंस है, दैट्स रो 2L अपॉन पाई डी सी स्क्वेयर अपॉन 4। ठीक है जी? और जो स्टील की रेजिस्टेंस है दैट्स R इज इक्वल्स टू 2 पाई 2 रो L अपॉन पाई डी एस स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है जी? अगर लेट्स इक्वेट दिस टू थिंग्स, ठीक है जी? अगर मैं इन दो चीज़ों को इक्वेट करा देता हूँ, ठीक है, रेजिस्टेंस को जो है तो मेरे पास ये बन जाएगा 3 इंटू 2 रो L अपॉन पाई डी एस स्क्वेयर अपॉन 4, और ये इक्वेट हो जाएगा बेटा रो 2L अपॉन पाई डी सी स्क्वेयर अपॉन 4। फर्दर इसको सॉल्व करते, दैट्स 3 अपॉन डी एस स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 ओवर डी सी स्क्वेयर। बेटा अगर मुझे डी सी स्क्वेयर ओवर डी एस स्क्वेयर का रेशो चाहिए, दैट्स 1/3, और जब मैं स्क्वेयर कैंसिल करूँगा रूट इट अप, तो हमारे पास रेशो क्या आ जाएगा, फाइनल रेशो हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ 1/3। ये हमारे पास डायमीटर ऑफ कॉपर टू डायमीटर ऑफ स्टील का रेशो आ जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, मेरे ख्याल से आज की महफिल इधर ही तक रखते हैं। विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह।